नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि आज मुश्ताक बुखारी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कद्दावर नेता है, फॉरवर्ड मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले भी सिलसिलेवार एक फॉर्मर एमएलसी, उन्होंने भी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, उन्होंने भी दामन थामा था। आखिर अब सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? क्या उनको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर कहा था कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी, उससे लोग या पॉलिटिकल पार्टी के नेता सहमत हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है, कहीं डरा धमका के तो ज्वाइन नहीं किया जा रहा है, जैसे विपक्षी लोग आरोप लगाते थे कि इनके पास जो जितनी भी एजेंसीज हैं, जिसमें इनकम टैक्स की बात करें, जिसमें ईडीज की बात करें, आईबी की बात करें, सब की सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनके साथ काम कर रहे हैं। क्या उनको डरा करके, उनकी वजह से तो नहीं जान? इसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया। डॉक्टर साहब का स्वागत है और मुबारक भी हो, आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। और साथ साथ राजीव श्राफ को कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, राजीव जी आपका भी स्वागत है। वरेंद्र सिंह सोनू, फायर ब्रांड लेटा, बीजेपी के प्रवक्ता भी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। शुरुआत बीजेपी, मैंने गलती से ले लिया नाम, ऐसे मेरी मंशा ऐसी कोई नहीं थी कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट किया जाए या आपका जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लगाव है उस पर डाउट किया जाए, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है आप इसे करनी चाहिए। बहुत सारे आपके नेता भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया, फिर ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को छोड़ा भी है। क्या कारण आपको लगता है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 370 जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और 400 सीटें जो एनडीए अलायंस है उनको मिलेंगी, क्या कहेंगे, कारण क्या है? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि जो एक ही सवाल में आपके 4-5 सवाल हैं, तो मुझे पूरा उत्तर दीजिए कि मैं सबको क्लियर कर सकूं। यहाँ तक नेता के छोड़ने की बात है, पार्टी में आने की बात है, जाने की बात है, ये आज से नहीं है। जब से मेरा ख्याल है जब पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ है तब से लोग आते हैं जाते हैं, जो कोई बड़ी बातें नहीं होती, लोग पार्टियां छोड़ते भी आते हैं। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ समय के राज्य में हमने देखा है, जिनको बीजेपी ने चोर कहा, जिनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा या अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने चोरी किया, अगर हमारी सरकार आएगी इनको चक्की पिसवाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उनको साथ लेके तो रात को 2:30 बजे गवर्नर हाउस खुलवा के तो उनकी सरकारें बनानी पड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं ताजी एग्जाम्पल एक महाराष्ट्र की आपको देता हूँ। अशोक चौहान साहब ने भी बीजेपी को कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन की है और राज्यसभा के लिए उनको शायद टिकट दी गई है। अब आप मुझे बताइए कि इनके लिए भी थोड़े दिन पहले ये कहते थे कौन सा घोटाला है इनके नाम से वो चल रहा है, तो इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले ये ईडी से नोटिस भिजवाते हैं जी, उसके बाद ये एनआईए को करते हैं, इनकम टैक्स में जो फ्रंटलाइजेशन इनकी है उनको करने के बाद पहले उसको चोर कहा जाता है, फिर कौन सी वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी डुबकी लगाई जाती है, फिर उसको देशभक्त बनाया जाता है, फिर बीजेपी में ज्वाइन कराया जाता है, साथ ही टिकट दी जाती है, किसी को एमपी बना दिया जाता है, किसी को चीफ मिनिस्टर का ख्वाब दिखाया जाता है। कैसी कैसी बातें। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग आते जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विनोद जी, लोग आते, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन, अब आप मैं करूंगा जम्मू कश्मीर की बात। अब आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में किन लोगों को बीजेपी ने ज्वाइन करवाया? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और उनको क्या कहा जाता था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पहले कहा जाता था कि इन लोगों ने लोगों का पैसा खाया। आज उन लोगों को ज्वाइन करवा के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जिनको ये खुद समस्या बताते थे, आज वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो बीजेपी के लिए एक बात कहूंगा, बदला जो रंग जनाब ने, तो हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात देगी फितरत जनाब की। भाई हमें तो इनकी फितरत ही नहीं समझ आती। ये चोर किसको कहते हैं भाई, उसको अगले दिन ये अपने नेता बना लेते हैं। अभिजीत से जान लेते हैं। अभिजीत जी, आपकी फितरत पे डाउट है इनको, और उन्होंने उदाहरण देकर के बताया है कि कल तक आप जिनको भ्रष्टाचार
में संलिप्त कहा करते थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और जो ब्लैक पेपर कांग्रेस ने निकाला है, उस ब्लैक पेपर में भी लिखा गया है कि 425 के करीब एमएलओ की खरीद फरोख्त करके आपने 4 सरकारें 10 सालों में तोड़ी। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि सबसे पहले क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से इल्ज़ाम लगाए हैं, तो सबसे पहले कभी इनको पता नहीं दिन रात इनको क्यों ईडी और सीबीआई, ये पता नहीं इनको दिन रात और रातों को भी सपनों में इनको क्यों सताती रहती है। अब वैसे ईडी ने इनकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से 2.5 करोड़ का हिसाब किताब पूछा था, इन्होंने दिया नहीं था अभी तक, लेकिन अब इनको क्यों सताती है मुझे नहीं पता। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तक अगर आप बात करते हो, मैं बताना चाहता हूं कि किसी की क्लीन और साफ सुथरी छवि होना बड़ा जरूरी है। और जब उसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको याद होगा स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी कुछ इसी तरह की रेड की गई थी सीबीआई के द्वारा, और वहां पर जाके उनको मिला क्या था, 36 रुपए, 4 धोतियां, 3 बनाने मिली थी वहां पर। अब इनके यहां पर अगर आज ईडी पहुंच जाती है तो मैं शर्त लगा के बोलता हूं कि इनके पास वही दूसरा झारखंड यहां भी निकला है, तो इतना करोड़ों रुपए इनके पास भी यहां पर निकलेगा है। हमें पता है कि क्या करते रहे आज तक, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर जब अगर जो भी सरकार के नाम पर आज तक पैसे आते रहे, वो जाते कहां पर रहे। ऐसा तो नहीं है, हमारी सरकार ने तो बिल्कुल खजाने खोल दिए जम्मू कश्मीर के, लेकिन उससे पहले भी यहां पर काफी पैसा आता रहा। उस पैसे का हिसाब किताब कहां है मुझे बता। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की पार्टी है, 4 चिनार हुआ करते थे कश्मीर में, आपको पता है, और डल के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए आया है, वो 4 में से 3 चिनार जो है वो सड़ गए, गल गए, खत्म हो गए। अब पिछले 4-5 साल में एक मोहित गेरा करके बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने फिर से उसको रिवाइव किया, वो फिर से चिनार निकलना शुरू हो गए। जो कुछ आप लोगों ने यहाँ लूट खसूट की, जो कुछ आपने यहाँ पर काम किए, अब उसके कारण अगर आपको ईडी पूछे, सीबीआई पूछे, तो उसमें हमारे को आप आके क्यों पूछोगे। अरे अगर आपका इतना दामन पाक है, इतना सब कुछ है। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी, हम सबको मौका देते हैं क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम देश है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दिया था, आपको भी मौका दिया था, अब आपको मौका दिया, अब हमारे ही तिरंगे को कांधा देने की बात करना शुरू हो गए, तो ऐसे लोगों के साथ तो हम रहेंगे नहीं। तो कम से कम इतनी चीज को समझिए कि लोग बड़े समझदार हैं। आज लोगों को पता चल चुका है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक सुनहरा सपना जो लोगों के आगे रखा है, जिसको हम लोग विकसित भारत के रूप में जानेंगे, उसके लिए हर इंसान अगर उसके आगे आना चाहता है तो हम किसी को क्यों मना करेंगे, जरूर आए। रही बात अगर किसी के कुछ भी है तो ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आ गया तो उसके पाप धुल गए। अगर किसी ने कुछ भी किया है, अगर इस जनता जनार्दन का 1 रुपया भी किसी ने खाया, उसको बचे, वो बचेगा नहीं। ये नहीं कि यहां आने से कोई बच जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास कुछ है नहीं है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं। चलिए राजीव श्राफ जी, आपने जो ब्लैक पेपर जारी किया था उसके पीछे एक इंटेंशन थी कि आप 10 सालों के में जो खामियां सरकार की रही हैं, जो घोटाले किए, उसको एक्सपोज कर सके, लेकिन कुछ आउटकम्स नहीं निकल पाए। देखिए विनोद जी, मैं आपको इस पे जो आज बात हो रही है, इसमें पहले मैं कुछ नाम बताऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम असम, पहले वो सबसे बड़ा कांग्रेस में था तो चोर था, सब कुछ था, और आज बीजेपी का वो सीएम है। फिर आदर्श घोटाला, जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसमें आदर्श घोटाला का नाम था, जिसमें अशोक चौहान 4 दिन पहले आरोपी था, आज वो राज्यसभा से भी मेंबर हो गया जी। फिर अजीत पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, आज वो डिप्टी सीएम रात के 2:30 बजे बन गया, और 2 बारी बना, एक बार पहले हुआ फिर दोबारा हुआ, तो आना जाना चला रहा। फिर 416 एमएलओ की खरीदो फरोख्त इन्होंने की है। उसके बाद 4 गवर्नमेंटें इन्होंने गिराई और बनाई जी, ठीक है। उसके बाद मुकुल राय को ईडी का सम्मन, और सुमिंद्रा अधिकारी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इनको फटकार लगाई है, उसने बताया है कि ये जो आप चंदा लेते हो, इसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, सुनिए ना, वहीं आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये अब क्या है कि पहले तो इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने कहा था जरूरत नहीं है भाई, ये सीक्रेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है हमें, भाई जो हमारे पास आ रहा है ये हमें लोगों ने डोनेशन दी है, हमारी पार्टी को दी है। अब असल में कहानी क्या है, जिनको एयरपोर्ट भेजे, रेलवे स्टेशन बेचे, जिनको गोल्ड सेल वेल बेल सब बेचा, उनसे डोनेशन ले ली, उनसे पार्टी फंड ले लिए। अब जो ये इनके बन रहे हैं ऑफिस, वो तो 5 स्टार होटल जैसे हैं, कोई पार्टी के थोड़ी लगते हैं, आप कहीं भी देखो पूरे इंडिया में। सो कहने का मतलब ये है, किसी इंडिया में ना जाते हुए सिर्फ शहीदी चौक तक जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दे दे तो। ठीक है, और साथ साथ आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के बंगलों तक भी जाना चाहता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं है वो यहाँ से।
उन्होंने अपने बंगलों को तवज्जो दी है। अगर एक पार्टी अपने हेडक्वार्टर बनाने में तवज्जो देती है तो वो पार्टी अपनी पार्टी के लिए समर्पित है, वो नेता अपने आप के लिए समर्पित है, जिन्होंने बड़े बड़े बंगले अपने लिए बना लिए। राजीव जी, आप भी बैठते होंगे शहीदी चौक पार्टी मुख्यालय, कभी डर लगता है छत गिरेगा? देखिए, हमारी ईमानदारी, हमारी पार्टी क्या ईमानदारी है? वही तो कह रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर से बड़े बड़े महल बना लेते हैं। देखिए, व्यक्ति विशेष का नाम ना लूंगा। कबीरा तेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भाई उदास। बात ये, हमारे पार्टी का किसी ने बनाया, उसने लीगल तरीके से बनाया होगा, नहीं तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट आजकल बीजेपी के पीछे पड़ी है उस हिसाब से वो बचेगा नहीं। लेकिन जिसके पास लीगल अपना होगा, क्योंकि पार्टी में बड़े लोग ऐसे हैं जो पीछे से बैकग्राउंड से वेल ऑफ होते हैं, उनका कईयों का बिजनेस होता है, कुछ होता है, वो पार्टी में आते हैं। तो कहने का मतलब, अगर उसने लीगल से बनाया तो ठीक है, पीछे से है। बाकी हमारी जो पार्टी की बात है, आप यहाँ नहीं पूरे इंडिया में देखो, उनके हालत ऐसी ही है। ईमानदार पार्टी है और लोगों से कमिटेड है, और मतलब आपको नहीं लगेगी। आप ज्यादा ईमानदारी पे कंसंट्रेट करेंगे तो अभिजीत जी जीप ए से लेकर जेड तक घोटाले सुनाएंगे और जीप से शुरू करेंगे ये। अरे सर, मेरी बात सुनिए, ये इन्हीं पे बताऊंगा जिन लोगों ने इनका किया ना ज्वाइन। उसमें एक शेर मुझे याद आ गया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, दिल चाहता है सच बोलूं मगर दिल पे हाथ नहीं गई है। मुझे लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, या फिर डर है। देखिए, ऐसे है कि डर तो है भी, एक तो बात मैं सीधी करूंगा। दूसरा ऑप्शन भी मैं कहता हूं कि जो घर अपना छोड़ के जा रहा है, जैसे अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ के सुनाया है। लेकिन आपने बात की बंगलों की, बंगले सभी नेताओं ने बनाए हैं। मिशन डिपो के पास मत पहुंचिएगा। नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, जहां जहां मुझे नजर पड़ेगी मैं तो जाऊंगा ही वहां, क्योंकि मैं तो बात जो सीधी करूंगा। अब बंगलों की जब बारी आई तो किसी ने कम नहीं की। अब देखिए, हम मिशन डिपो में, चलो आप ही लेके, मैं कहीं और जा रहा था, चलो वहां आप लेके, चलो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ये एक मिशन डिपो के पास मकान बना है ना, 3 मंजिला मकान बना और आर्मी पे FIR लगी। मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है। और जब वो पावर में थे, उन्होंने कहा था आर्मी लोगों के साथ जुल्म करती है, उनका स्टेटमेंट था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी के निजी खिलाफ नहीं, अगर वो कानून के अनुसार ठीक है तो वो बनना चाहिए। अगर उनका 3 मंजिला बनना चाहिए तो डिगियाना मुट्ठी में रहने वाले लोग अपने घर के ऊपर लेंटर छत नहीं डाल सकते। विनोद जी, बात ये है कि ये जो कागजी असूल है ना, ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। अब ये बात करते हैं कि हाँ जी ऑप्शन कोई नहीं है, या जी है। मैंने पहले भी कहा, लीडर को जो अच्छा लगेगा वो पॉलिटिकल पार्टी में, हमसे भी कई लोग इनके पास गए, फिर वो इनको छोड़ के भी कहीं और चले गए। तो ये बातें तो पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग आते जाते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि जिसको रात को पहले दबिश करनी है, रात को उसको डराना है नोटिस भेज के, सुबह उसके लिए ये बात तैयार की जानी है कि भाई साहब जहां तो आ जाइए, तो जहां फिर आप इसके लिए तैयार रहिए। जिसको ये एक दिन गलत कहते हैं, करप्ट कहते हैं, उसके साथ दूसरे दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट देते हैं, कोई राज्यसभा में जाता है, केंद्रीय मंत्री बनता है। भाई ये कौन सा खेल देश में चल रहा है? हम ये बात कहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई पॉलिटिकल हो सकता है मेरी कल को पार्टी के साथ नहीं बने किसी इशू पे, तो मैं भी छोड़ दूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी करता ही नहीं, मैंने एक मिसाल दी है। लेकिन जिस तरीके से ये करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि जिसको रात को चोर कहते हैं वो सुबह साध कैसे बनता है, वो मेथड हमें बता दीजिए। क्योंकि मैं भी अपनी जुबान से बहुत सारे लोगों को गलत कह देता हूं। भाई आपके पास कोई ऐसा मंत्र है कि ये ऐसी बात कहने से तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट सवाल है, अभिजीत जी से पूछना चाहिए ना, क्योंकि इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। हाँ, वो एक बात है कि मैंने तो मुबारक नहीं दे पाया। नहीं, मैं भूल गया। क्या आप बीजेपी से आप लड़ते हैं इनके साथ और क्या? नहीं, देखिए ये मेरे भाई हैं, हमने कुछ समय इकट्ठा काम किया है PDP में, हमने इकट्ठे काम किया है। इनको आज डॉक्टर की उपलब्धि मिली है, डिग्री मिली है, मेरी दिल की गहराइयों से इनको मुबारक। रात को दिन को चोर, रात को साध, ये कौन सा मेथड है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो नहीं है। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि वो क्योंकि बड़े शेर आज हमारे पास यहाँ शायर इकट्ठे हो गए हुए हैं, तो मैं भी शेर के साथ इन दोनों को ज़रा इनकी ही क्यूई कारनामों के बारे में बताता हूँ कि तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद वो खरीदार हो नहीं सकता। अब क्या है कि इनकी बात आप चीज समझिए। आपने जब बात की, और खासकर जब कांग्रेस के नेताओं की बात की, आप हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, तो कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में लगे हुए इतने साल नौकरी की है, उसके बाद अगर कोई 2 मंजिला मकान बना भी लेता है अपनी गाड़ी कमाई से, तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। यहां पर तो ऐसे ऐसे नेता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो ऑटो चलाया करते थे,
आज उनकी प्रॉपर्टियां आप देखिए कहां से कहां पर पहुंच गई। आपके सभी नेताओं की, एक भी नेता नहीं है। आपके नेताओं के ऐसे कौन से बिजनेस या ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन में वो नौकरी किया करते थे कि जहां से इतना कुछ उनको मिला। जब ये देश आजाद हुआ फिर इनको बुरा लगेगा। वैसे तो ज से जीप होता है, लेकिन ज से मैं बोलूंगा आज ज से जीप स्कैम आते ही नेहरू जी ने जो सबसे पहला किया था, और वो ज की वहां से जर्नी चलती गई और 60-70 साल 80 साल के बाद भी आज आप देखें तो वो झ झारखंड पे आके रुका। झारखंड में 363 करोड़ रुपया आज के जमाने में, जबकि एक बेचारा ठेले वाला भी 10 रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन से देश के अंदर अपनी जो योगदान है वो देता है, लेकिन इनके 363 करोड़ रुपए वाले मालिक वहां पर बैठे हुए हैं सारे के सारे। आज आपका ये हाल है तो देश की जनता इस पे तसव्वुर करे, इस पे सोचे कि जब सब कुछ इनके पास था, मंत्री इनका, संतरी इनका, बैंक इनका, सब कुछ इनका, तब इस देश का क्या हाल करके रखा होगा इन लोगों ने। ये सोचने का विषय है विनोद जी, बड़ा गंभीर विषय है। हम इसको विषय को ऐसे नहीं टाल सकते। आज क्यों आपको लोगों ने, सरकार ने, लोगों ने नकार दिया? अगर इतना कुछ है, ये तो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लोगों को नहीं पता चलता। लोगों ने 2014 में यहां पे विश्वास लगाया, 2019 में उससे बड़ा विश्वास लगाया, और 2024 में मैं कांग्रेस वालों को एक शेर के साथ बताना चाहता हूं, और ये जरूर इनसे सुनिएगा कि ना जाके कह दो शोलों से चिंगारी से, कि जाके कह दो शोलों से चिंगारी से कि कमल खिलेगा अब की बार 370 पार की तैयारी से, कि बहुत सालों बाद, रादर बड़े दशकों बाद खुला है इस देश का मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी पुरानी बीमारी से। तो ये लोगों को पता है उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो आंकड़े आपके सामने, जनता है, सब जानती है, जनता आपको भी जानती है, जनता हमें भी जानती है, और इस जनता ने 60-70 साल आपकी उत्पीड़ना सही है। आज आप देखिए कैसे बदल गई चीजें। 5 साल के अंदर 18 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए, तो ऐसे ही आ गए, गरीबों के पास पैसा पहुंचा। वरना राजीव गांधी ने तो कहा था मैं 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 रुपया लोगों को आप मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। मुझे बताएं विनोद जी, उसमें क्या क्या एतराज है? अगर किसी को 80 करोड़ का मुफ्त राशन अगर मिलता है, कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है? 100 यूनिट बिजली कोई फ्री देता है, केजरीवाल ऐसी घोषणा करते हैं, तो आपके गले से वो उतरता नहीं है। मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। केजरीवाल साहब जो बिजली देना चाहते हैं वो उन्हीं डैमों से प्रोड्यूस करके, और वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए लॉस है। जो हमारी बिजली फ्री देनी है वो लोगों के घर के ऊपर पहले तो फ्री की सोलर का पैनल लगाएंगे, उसके बाद मुफ्त में उनको बिजली देंगे। हर एक चीज के लिए देखें, हर एक चीज जोर जबरदस्ती से नहीं होती, कहीं ना कहीं दिमाग अप्लाई करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बड़े हर एक चीज को बड़े टेक्निकली चलती है। अगर हमने आते सबसे पहले डीबीटी के जब खाते खिलवाए थे, उन्होंने कहा था लोगों के पास पैसे नहीं, आप लोगों के खाते जनधन खाते खिला रहे हैं। आज इनको पता लगा, हम नहीं चाहते थे। राजीव गांधी ने जो लेसन दिया था आपको तो नहीं मिला, हमने बड़ा अच्छा लिया था, हमें पता था कहीं कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए हमने डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के खाते लोगों के खिलवाए, जनधन योजना के अंदर खाते खुलवाए। आज लोगों को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए लोग जो है 18 करोड़ लोग गरीबी से राजीव जी से जानना चाहते हैं। राजीव जी, आपकी पार्टी के लोग रफ्ता रफ्ता आपको छोड़ करके जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आपको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा। एक आध एग्जाम्पल आपको दे देता हूं तो आपकी रिफ्रेश हो जाए, रिकॉल करें अपने आप को। आप मुंबई हमला होता है, आपके गृह मंत्री कितने मिनट में 3 बार कपड़े बदलते हैं, ये आपको याद होगा। आपके विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में किसी और देश का लेक्चर पढ़ाते हैं, आपके राहुल बाबा कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे पार्टियां नहीं चलती हैं। देखिए विनोद जी, पहली बात है, कांग्रेस में जो रहेगा, अब जो बचेगा वो ईमानदार बंदा ही बचेगा, क्योंकि ईडी के जिस तरह से प्रेशर है, बाकी प्रेशर है डरा धमका के, तो जिसमें हिम्मत होगी, राहुल जी ने कह दिया कि अब कांग्रेस की जो लड़ाई है, ईमानदार लोग जो होंगे, जिसमें कोई दाग नहीं होगा, और जो जा रहा है तो हम कोई डिफेंड भी नहीं कर रहे, अगर कोई जाना चाहता जाए। दूसरी बात इन्होंने कही सोलर सिस्टम की। सोलर आप लोगों के घर में लगाओ, 1.5 लाख से वो यूनिट शुरू होता है। पहले लोगों के घर में छत ही नहीं, तो सोलर लगाओगे कहाँ? पहले छत तो दो। आ रहा हूँ, सब्र रखिए, आ रहा हूँ। तो इस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं जी, जीप से हुआ, आपका भी रफेल आएगा, आपका बारी सबकी आएगी। आप तैयारी रखो, समय किसी को छोड़ता नहीं। कर्मा प्ले करते हैं अपना रोल, यहाँ की जनता आपको जवाब देगी। और ये जो 370, अब एनडीए का नाम ले लीजिए, 400 आएंगे। अब क्या कर रहे हैं, एक एक एमपी को प्रधानमंत्री जी ज्वाइन करा रहे हैं। मतलब अंदर से घबराहट है, उनको पता है जनता इस बारी उठा के फेंकेगी। अब क्या है, एक एक एमपी के पीछे फोकस करें प्रधानमंत्री, जहां एक एमपी के लिए उनके पास बात करने का समय नहीं होता था। अब आप देख लो पुंछ वाली सीट पे एक के लिए वो है, यहाँ अब डोडा में भी चेंज होगा, वो भी एक के लिए होगा। अब कहीं सुनने में आया श्रीनगर वाला, तो एक के लिए, यानी एक एक को लेके चल रहे हैं। तो तब ये बड़ा अच्छा है कि सिंगल सिंगल लेके, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है। राजीव जी, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, लंबा करियर।
हमने आपने हमारे साथ यूनिवर्सिटी में NSU में बड़ा लंबा करियर दिया है, ये एक MP पर काम करना बुरी बात है? सर मेरी बात 10 कोई बुरी बात है? 10 सालों में तो इन्होंने किया, आज ऐलान करने के बाद कर रहे हैं ना। आप मेरी बात, अगर लहर है तो क्या जरूरत है, लोग खुद ही आएंगे, क्या जरूरत है किसी को तोड़ के बनाने की? जब आपकी लहर है, आप आ जाओ लहर पे, बोलो जी मेरा जादू है, लोग मुझे कर रहे हैं, तो छोड़ो, आएंगे खुद ही। लेकिन नहीं आ रहे, खुद फोकस कर रहे हैं, चाहे डरा के, धमका के, पुचकार के, किसी तरह भी तुम मेरे साथ आओ, ताकि मैं खुद, उन्होंने कहा था मैं 2024 तक प्रधानमंत्री रहूंगा मन की बात में। आज उनको क्या लालच आ गया कि वो अगले भी सोच रहे हैं 29 तक मैं रहूं। मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आप, राहुल बाबा ने कहा है कि अब वही लोग रहेंगे जो ईमानदार रहेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब वो लोग रहेंगे जिनके कान पकड़ के ऊंचा किया जाए तो वो भौंके। अरे ये एडिट होता है, ऐसा वीडियो एडिट होती है, ऐसा नहीं होता जी। हाँ, कभी परसों एक वीडियो वायरल हुई, ओरिजिनल भी मेरे पास है, और टोटल में उसको एडिट कर दिया, गलत टोटल राहुल जी का दिखाने शुरू कर दिया। छोड़ो, इनका IT सेल काम करता है, उसको छोड़ दिया। मैं जवाब दे देता हूँ इनको, क्योंकि विनोद जी देखें जी, बड़ी अच्छी बात राहुल बाबा जी ने कहा ईमानदार लोग रहेंगे। वैसे नेशनल हलड़ केस के अंदर पार्टी के युवराज और पार्टी की जो प्रेसिडेंट माताश्री हैं, उनसे ईडी बोल रही है वैसे कि लोगों के पैसे लुटा दीजिए। अब आप कितने ईमानदार हो कि नेशनल हलड़ केस के अंदर, वैसे अभी आप दोनों जमानत पे हैं, आपके दोनों के दोनों नेता जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। रही बात अगर आप हमारे ऊपर बात करते हैं ना, तो एक बात आप याद रखिएगा कि हमारी पार्टी ने जो लोगों के लिए काम किए ना, हम उसी के ऊपर लोगों के बीच में, और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सभी लोगों को, तभी आज देख लीजिए सभी के सभी आपके इंडिया अलायंस को छोड़कर आज किस तरफ जा रहे हैं। क्यों आपको छोड़ रहे हैं? कभी इसके ऊपर आपने आत्मचिंतन किया है क्या? क्योंकि आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई बात ही नहीं करने के लिए लोगों के बीच में। आप किसके लिए लोगों को क्या जाके बताते हैं? हमें भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा। आपको देखिए, कोई भी बेल कब होती है? जब उनको लगता है केस फर्जी है। जज साहब जब देखते हैं फाइल, सुनिए, बेल ऐसे नहीं होती। अरे कुछ बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें क्या कैसे बेलेबल हो जाएगा जब आपके, इसका मतलब आपके सोनू जी, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि वो 500 सीटों पर अकेले अपने भूते चुनाव लड़ेंगे। क्या ये ईडी का डर है? देखिए, ये स्टेटमेंट मैंने अभी तक उनका सुना नहीं है। वैसे अगर सपोज मैंने सुना और आपको बता रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर आपने सुना है तो मैंने सुना नहीं है, क्योंकि बड़े नेता हैं तो उस पर टिप्पणी मेरा बनता नहीं बिना सुनने के। लेकिन जहां तक ईडी की बात है, तो ये तो मैं कहता हूं ना, हम हर बार कहते हैं कि जब जब कोई चुनाव आता है, ईडी की जो मशीन है, फैक्स मशीन, वो चालू हो जाती है, उनका टाइपराइटर चालू हो जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिनको चोर कहते हैं वो साथ बन जाते हैं। मैंने पहले भी इनसे कहा ना। अब आप मुझे बताइए, 10 साल से ये राज्य सरकार में है, जम्मू कश्मीर में डायरेक्टरी रूल में 5 साल से भी, इन्होंने जो सम्मन भेजने थे तो 5 साल से कर क्या रहे थे? मैं नहीं कहता हूं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करो। आप ये जो एक बना रहे हो ना देश में माहौल, भी कोई करप्ट है, गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी आड़ में आप देश के लोकतंत्र को खराब मत कीजिए। अब मैंने आपने बात की कि बिहार में वो चले गए या दूसरे चले गए। भाई मुझे आप एक बात बताइए, अगर वाकया मैं बनकर सराफ साहब की बात के साथ सहमत हूं, सब कुछ ठीक है, लोग इनके साथ हैं, अपोजिशन कहीं है ही नहीं है, लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं? ना असेंबली, ना म्यूनसिपलिटी, ना पार्लियामेंट। अगर सब कुछ ठीक है, पूरे देश में इनकी हवा है, तो वहां चलती सरकार बिहार में क्या तोड़ने की जरूरत थी? अगर सब कुछ ठीक है तो एनसीपी की पार्टी तो तोड़ी उनकी घड़ी भी ले गए। अब मैं कहता हूं अगर सब कुछ ठीक है, शिवसेना तोड़ने की जरूरत क्या है? तीर कमान भी ले, तीर कमान भी। मैं यही तो पूछना चाहता हूं भाई, अगर लोग, आप देखो, मैं मनोज एक सीधी सी बात है, अगर लोग मुझे चाहते होंगे ना तो मैं कभी गलत रास्ते में नहीं, लोग मेरे साथ हैं भाई, मुझे क्या परेशानी है? जब लोग मुझे वोट देना चाहते हैं तो मैंने क्या लेना बाकी लोगों से? लोगों के पास से जाना नहीं चाहते, पार्लियामेंट इनकी मजबूरी है, उसके बिना इनके पास चारा नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप करनी है तो पार्लियामेंट तो जीतना पड़ेगा, उसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा। लोग, देश की जनता इनको समझ चुकी है, फैसला आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके हक में सब कुछ है ना, आप अपने असूलों के साथ समझौता मत कीजिए। जिसको आपने पलटू राम कहा, उसको दोबारा सरकार में मत लाइए। जिसमें आपने कहा कि इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तो आप गेट के द्वारे तोड़ के उनको अंदर ला रहे हो। कहां है आपके असूल? आपके असूल कहां है? अगर आप वाकई में स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं तो आइए। अभिजीत जी, आपकी पार्टी एक तो अनुशासित खुद को कहती है और एक असूलों वाली पार्टी कहती है, कहां गया असूल?
देखिए, हमारी पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश आता है, और ये इन्होंने जो बात की कि कहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या आज तक आपने कौन से यहाँ पर चुनाव कराए? आप काफी साल आपने हुकूमत की है यहाँ पर, ये चुनावों को ये चुनाव नहीं समझते विनोद जी। इनके लिए चुनाव क्या है? 2004 में हमने आके सुन लीजिए, मैं पीछे बोला, मैंने बड़े आराम से, बड़े सहज रूप से आपकी मैंने बात सुनी। मैंने भी जवाब दिया। देखिए, चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव ये थोड़ी ना है कि आप 2000 और 5000 के वोट के ऊपर एमएलए बनाएंगे फिर उसको मंत्री बना देंगे जैसे इनके बनते रहे खानदानी राज के अंदर। चुनाव का मतलब 3 टायर सिस्टम होता है, जिनको पता नहीं। जब 3 टायर सिस्टम की बात आई थी, पंच सरपंच की बात आई थी, इनकी पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया। बीडीसी की बात इनकी पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कोई बेचारा गरीब, कोई कहीं से उठकर, कोई गांव का इंसान आकर आगे इनके गुफकार के गलियारों में पहुंच जाए, ये चाहते नहीं थे। क्या बीडीसी के चुनाव को चुनाव नहीं समझते? पंच सरपंच के चुनाव को चुनाव नहीं समझते? डीडीसी के चुनाव को चुनाव नहीं समझते? और जिन चुनावों की इनको बड़ी उत्सुकता है, जिन चुनावों की इनको बड़ी उत्सुकता है, जिसमें इनकी पार्टियां बिजबेड़ा तक सीमित रह चुकी, जहां पर पता चल जाएगा जितना बड़ा मुश्किल है, जिन चुनावों की अभी बड़ी उत्सुकता है वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपके सामने आपका सारे का और बाकी ये पब्लिक है, सामने आने वाला मई महीने में चिंता क्यों करते हो? और पब्लिक नहीं करना है, मैंने थोड़ी करना है। जो आपने पब्लिक को दोगली राजनीति के चलते हुए जो आपके चार मुखी राजनीति है ना, वो लोग बैठे हैं आपके सामने आ रात जाएगी। को सुबह आपका नेता का एक दिन ईडी भेज दिया, दूसरे दिन आप फूल माला डाल देते हो। चिंता मत करो, शेर सुना देता हूं, जाते जाते सुन लीजिए। आपके शेर का जवाब मैं दूंगा, आप बताइए। तुम चाहो ना चाहो, तुम चाहो ना चाहो, जनता, शेरो शायरी बड़ी तुम चली। चाहो ना चाहो, इस देश की जनता चाहती है। यूं ही नहीं कोई 370 की बात करता है। ठीक है, तुम्हारा क्या कांग्रेस वालों से मुखातिब हो, तुम्हारा क्या पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, और आने वाले टाइम में मुझे इनके रिपोर्ट कार्ड पे आर्यभट्ट का शून्य दिखता है। मैं शेर का जवाब शेर से दूंगा। आर्यभट्ट का शून्य दिखता है, और आपका तो खैर वो भी नहीं दिखता। मुझे आप कहीं माइनस में ना चले जाओ, क्योंकि बिजबाड़ा की पार्टी बिजबाड़ा नहीं है, अच्छी बात है। तुमको शोहरत हो मुबारक,